इन फ्रेंड्स दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाई आपके क्लास 10 सीजी बोर्ड लाइफ प्रोसेस का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट। अब इस पार्ट में आप ये ऐसा कंफर्म मान के चलो कि हम रेस्पिरेशन और आपका ट्रांसपोर्टेशन तो इसमें कंप्लीट ही कर लेंगे और फिर हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं भाई, जो मैंने आपको कल बताया था, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पूरे तरीके से समझा दिया था उसमें कैसे कैसे टाइप का होता है, तो उसको ज़रा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा डाइजेशन रहता है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, फिर वो माउथ से जाता है ऑइसोफेगस में। देखो, माउथ में होता ये है कि माउथ में ना सलाइवा रहता है, उसमें सलाइवरी ग्लैंड रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं स्टार्च को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, मतलब कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में तोड़ देते हैं जो हमारे लिए डाइजेस्टेबल रहता है। फिर वो इसोफेगस से के थ्रू पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या था, सब चीज़ मैं नोट्स के सहित आपको बता चुका हूँ, तो मैं उस पर उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है इसोफेगस में, उसके बाद फिर वो स्टमक में जाता है, स्टमक में HCl रहता है, उसमें म्यूकस का लेयर रहता है, फिर उसमें जो गॉल ब्लैडर रहता है वो बाइल छोड़ता है, फिर वो एल्कलाइन नेचर का हो जाता है, जो किसका था, एसिडिक नेचर का रहता है, वो एल्कलाइन हो जाता है। उसके बाद पैनक्रियास में LAT लाइपेस अमाइलेज ट्रिप्सिन छोड़ता है एंजाइम, कौन आपका क्या बोलते हैं, पैंक्रिया। उसके बाद फिर वो नीचे चले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जैगनम, इलियम। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन, कैसिन और केइकम, ठीक है। उसके बाद आपका जो रेक्टम रहता है, रेक्टम के बाद वो एक्सक्रिएट हो जाता है एनएस के थ्रू। तो ये आपका कुछ रिवीजन हो गया। अब हम लोग आज का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है क्या, रेस्पिरेशन। तो इसको तन मन धन के साथ एकदम अच्छे से देखना, समझ में आते जाएगा। देखो, यहाँ पर आपके सामने कुछ ये फेफड़ा का ड्रॉ है, यानी कि लंग का ड्रॉ है। देखो यार, मैं आप ऐसे कमेंट में मार भी सकते हो कि आपको लिखा लुखाया चाहिए कि फिर मैं आपके साथ लिखूँ, क्योंकि लिख लुखाया लाने ना थोड़ा टीचिंग के एथिक्स के खिलाफ जाता है। क्योंकि लिखा लुखाया अगर आप ला लिए, पढ़ दिए, तो मतलब क्या पढ़ा, बच्चे को कुछ समझ नहीं आए। तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, आपके साथ लिखता हूँ ताकि आपको मज़ा भी आए, ठीक है। देखो, तो ये है क्या, आपका लंग। देखो, यहाँ पे हमारे पास लंग जो रहता है वो दो पार्ट्स में रहता है, और इसी लंग के बीच में क्या रहता है, आपका हार्ट रहता है। यहाँ पर जो क्या रहता है, अब यहाँ पर बीच में आपका हार्ट रहता है। तो डिस्टर्बेंस ना हो करके मैंने हार्ट नहीं बनाया। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है किसका, लंग का। अब इसी में हम लोग समझते हैं क्या होता है। देखिए, आप बेसिक से समझिए कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फिर आप इसे अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पर आपका क्वेश्चन होता है। देखो, रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन गया कहाँ, हमारे फेफड़े में, और ऑक्सीजन जो रहता है वो क्या करता है, वो ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है बाय एल्वियोलाई, भी बताऊंगा। तो एल्वियोलाई में वो ना ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। और ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया, हमने एक बार सांस ली और बाहर किया, यही क्या होता है, ब्रीदिंग। मतलब ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन जो रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। मतलब सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन गया है, वो ऑक्सीजन क्या क्या काम करेगा, वो सब किस में होगा भाई, रेस्पिरेशन में होगा, ठीक है। अब जरा हम लोग इसका लेवलिंग कर लेते हैं। देखो, तो मैं इसको कुछ सीक्वेंस में बता रहा हूँ। पहले हमारा जो ये रहता है, इसको बोला जाता है नॉस्ट्रिल, इसको बोला जाता है नॉस्ट्रिल। और यहाँ पर आपको मोटा मोटा पार्ट मिलेगा, और क्या मिलेगा, नासा कैविटी। सब अपने अपने नाक में से छुओ, और यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉस्ट्रिल, यहाँ पर आ जाएगा नासा कैविटी, फिर यहाँ आ जाएगा फ्लेरिंग, फिर आएगा लेयरिंग। उसके बाद ये छल्ला दिख रहा होगा, देखो मेरे गले में दिख रहा होगा छल्ला, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद ये नीचे जाता है और दोनों लंग में अलग अलग बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंचिट। और इसी में जो है ब्रोंचिट्स नाम का एक कैंसर होता है, जो क्या करता है, इसको बंद कर देता है। जो सिगरेट विगरेट फूकते हैं लोग, सुन लेना कि वहाँ पर क्या होता है, कैंसर होता है, जिसके कारण वो जाम हो जाता है, तो उसको ब्रोंचिट की बीमारी बोलते हैं। तो ये ब्रोंचिट हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या रहता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में फिर रहता है क्या, सेल। सेल में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया करता है क्या, क्रैब साइकिल, जिसमें दो प्रकार के रेस्पिरेशन चलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और उसके थ्रू वो लोग क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, जिसको हम लोग ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अब मैंने क्या बोला सर जी, कुछ भी समझा, मैंने समझाया कहाँ है, मैं तो समझा रहा हूँ। अब देखो, अब समझते हैं। पहला जो हमारा ऑक्सीजन है, एयर जो रहेगा, वो एंट्री कहाँ से करेगा, तो ये करेगा नॉस्ट्रिल से। कहाँ से एंट्री करेगा, नॉस्ट्रिल से, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, नासा कैविटी में। कहाँ जाएगा, नासा कैविटी में। कैविटी, देखो कैविटी उस जगह को बोला जाता है बॉडी का। देखो, जो खाली पार्ट होता है ना हमारी बॉडी का, उसको क्या बोला जाता है, कैविटी। जैसे हमारे मुंह को बोला जाता है बुक्कल कैविटी, मुंह को क्या बोलता है, बुक्कल, और बीच में जगह है इसलिए क्या बोला जाता है, कैविटी। जैसे हमारे पेट में जगह रहता है, इसको बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी। जैसे ही लंग के जगह को क्या बोला जाता है, थोरेसिस कैविटी बोला जाता है। आप कहीं नोट्स में लिख सकते हो, तो लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉस्ट्रिल, नासा कैविटी। यहाँ पे रहता है क्या, फ्लेरिंग और लैरिंग। यहाँ पे दो रहता है क्या, फ्लेरिंग्स, फ्लेरिक्स, और यहाँ रहता है लैरिक्स।
ये होता है कि आपका ट्रैकिया। देखो ट्रैकिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ मून शेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ मून शेप। तो धोखे से अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज हाफ मून शेप, तो आप लिख देना कि वो नेक पे प्रेजेंट रहता है, जिसे हम लोग ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया। अब यही जो ट्रैकिया रहता है बाद में जाके दो भाग में टूट जाता है। मतलब बोले तो ट्रैकिया जो है ये वाला पार्ट है, उसके बाद नीचे में यही जो आपका नली रहता है वो दो भाग में टूट जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंचिट। ब्रोंचिट, ब्रोंकाई, क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। और ये जो है, ये ब्रोंकाई जो रहता है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो उस तरफ भी रहता है, इस तरफ भी रहता है, लेकिन इस तरफ ज़्यादा वेन रहते हैं और इस तरफ क्या रहता है, एल्वियोलाई रहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस। ठीक है, ब्रोंक्यूलस। ठीक है, और ये क्या है आपका, एल्वियोलाई है। क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के लिए क्वेश्चन आया था 2024 में कि व्हाट इज एल्वियोलाई। आई थिंक सेट बी में आया था ये क्वेश्चन। तो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के बारे में अभी आपको बताऊंगा। एल्वियोलाई, अभी सब के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार का आपको डायग्राम मिलेगा क्या, लंग का। ठीक है, तो पहला हम कहाँ जाते हैं, नॉस्ट्रिल, नासा कैविटी, फ्लेरिंग, लैरिंग, ट्रैकाई, ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूलिस, एल्वियोलाई। ठीक है, तो इसको आपको सीक्वेंस में पहले आप इसको अच्छे से रट लो कि सीक्वेंस में क्या क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या इसके हर एक के फंक्शन। देखो नॉस्ट्रिल का फंक्शन क्या है कि यहाँ से का फंक्शन क्या है, बस एयर को क्या लेगा, एंट्री करेगा। तो एयर यहाँ से एंट्री होगा, फिर नासा कैविटी में जाएगा, नासा कैविटी के बाद फ्लेरिंग, लैरिंग, ट्रैकाई में जाता है। ट्रैकिया में जाने के बाद ये दो भाग में बढ़ता है, ब्रोंक्यूल में। अब देखो यहाँ पर बटने के बाद इसका मेन काम होता है। देखो अब क्या होगा, ये दोनों ऑक्सीजन जो रहता है दोनों तरफ से बढ़ जाता है। अब जरा पहले आप इसको नोट कर लो, हम लोग अगले पेज में समझते हैं क्या कि जो आपका एल्वियोलाई है उसका मेन फंक्शन होता क्या है। एल्वियोलाई रहता है, उसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हैं, हमारे नाक से हैं, उसको वो क्या करता है, जगह प्रोवाइड करता है। तो किस लिए जगह प्रोवाइड करता है, तो जो जितने भी हमारे ब्लड सेल रहते हैं ना, उनको ऑक्सीडाइजेशन होने के लिए वो लोग कहाँ पर आते हैं, लंग में आते हैं। लंग में आने के बाद उनको हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो वो जो लंग रहता है वो कहाँ पर जाते हैं, तो उस लंग के वो एल्वियोलाई पर जाते हैं। और एल्वियोलाई में उसे जगह मिलता है किसको, हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसी का एक पार्ट है क्या इसमें जो आपको लिखना पड़ेगा कि जो हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन वो किसके साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबाइन। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबाइन। उसके बाद आता है क्या, CO2। तो CO2 भी क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है और क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो जो बॉडी रहता है ना वो एक मैकेनिज्म है, इसमें एक हमें ऐसा सिस्टम फिट किया है कि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रहता है वो हमारे बाहर, मतलब हाँ, जब हम मतलब बोल सकते हैं कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं ना, तो ब्रीद आउट करते समय जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रहता है वो क्या करता है, CO2 को बाहर भेज देता है। अब आपको ये लग रहा होगा भाई कि हम लोग क्या पूरा ऑक्सीजन ही लेते, मतलब ऑक्सीजन और CO2 ही लेते हैं, नहीं, हम लोग लेते भी हैं और उसे छोड़ते भी हैं। तो उसका परसेंटेज भी हम लोग देखेंगे। तो जो एल्वियोलाई रहता है वो बेसिकली क्या है, तो आप समझिए। तो एल्वियोलाई इज अ पार्ट ऑफ लंग विच गिव स्पेस फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन एंड CO2। बाय दैट ब्लड गेन ऑक्सीजन एंड बाय दैट ब्लड बिकम ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपको लिखना है। तो मैंने जो बोला है उसको आप लिख लेना। अब जरा समझते हैं इसका परसेंटेज क्या रहता है। देखो जब हम एयर को लेते हैं ना, तो हवा में क्या रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। तो मैं यहाँ पे ब्रीथ इन और यहाँ पे आउट लिख रहा हूँ ना। जब ब्रीथ इन लेते हैं तो नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन और CO2। देखो इसका परसेंटेज आपको याद रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है 2-3 नंबर के लिए, तो आप इसे याद रखना। तो ये 78% हम लेते हैं, बाकी इसका कुछ काम नहीं होता। और CO2 को हम लोग लेते हैं 21%, और यहाँ से फिर इसको लेते हैं 0.04%, कार्बन डाइऑक्साइड को 0.04% लेते हैं। उसके बाद होता ये है कि हम नाइट्रोजन को वापस ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं 78%, और ऑक्सीजन जो 21 रहता है, 21 रहता है, इसको हम लोग 17% बाहर छोड़ते हैं। और
कार्बन को 4% ज़्यादा छोड़ते हैं। अब इससे आपको समझ ही आ रहा होगा कि हमने क्या किया है, पहले में 21% लिए थे लेकिन ऑक्सीजन को, लेकिन छोड़े कितने हैं 17% नहीं, ये जो 4% है, ये 4% उसकी जगह कौन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसी तरीके से भी याद कर सकते हो, या फिर आपको याद तो करना ही है। तो आप ये ध्यान में रखना कि हम जो नाइट्रोजन लेते हैं तो पूरा बाहर छोड़ देते हैं, बस इसमें चोचला है। तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं और कार्बन को 0.04% लेते हैं, नहीं की मात्रा में, लेकिन छोड़ते समय ऑक्सीजन को कम छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा छोड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमारे शरीर को ऑक्सीडाइज करने के लिए। देखो, अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये जो हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, अब इस लाइफ प्रोसेस में ना आपको सारी चीज़ें क्या मिलेगी, आपके बॉडी के बारे में मिलेगी, लेकिन आप देखो एक चीज़ एनालाइज करना कि भाई हमारे बॉडी में जितने भी मैकेनिज्म लगे हों सब चीज़ ब्लड को ही लेकर बने। अगर हमारे शरीर में मान लो ब्लड अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता, हम लोग सांस नहीं लेते तो भी बन जाता। अगर ब्लड अपने आप ऐसे दौड़ लेता तो पंपिंग के लिए हार्ट नहीं बना होता। अगर ब्लड अपने आप प्यूरीफाई हो जाता तो फिर किडनी नहीं बना होता उसे प्यूरीफाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं किससे, ब्लड से। तो इसलिए ये जो है आपका रेस्पिरेशन था। रेस्पिरेशन बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब हमारे बहुत बड़े टॉपिक में आते हैं जो है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन। इसमें आपको पढ़ना है क्या, हार्ट के बारे में, और क्या पढ़ना है आपको, ब्लड के बारे में। लोग बाद में करेंगे क्योंकि उससे पहले आप हार्ट को पहले समझ लो, क्योंकि अगर मैं ब्लड चालू करूंगा फिर आपको लगेगा यार तो थोड़ा टफ जा रहा है, क्योंकि ब्लड में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, फिर उसी में आपको लिम्फ क्या होता है वो भी जानना। तो उससे अच्छा हम लोग पहले हार्ट को निपटाते हैं। देखो, तो हार्ट को पढ़ने से पहले ना आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो मुझे पता है कि आप सबके पास तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको कोई टीचर नहीं बताता है, ना कोई नहीं बताता, क्योंकि हायर क्लास की स्टडीज है, इसलिए आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, जिसके जो आपको दिमाग देता है किसके बारे में, आपके नर्व्स के बारे में। जो नर्व रहता है ना आपके हाथ में, जो नर्व्स दिखते होंगे, तो वो सारे नर्व्स के बारे में जो नॉलेज देता है। देखो, सबसे छोटा जो हमारा नर्व रहता है वो रहता है कैपिलरी। कैपिलरी आपको आउटर मोस्ट बॉडी में कहीं दिखेगा ही नहीं, वो आपको इनर मोस्ट बॉडी में रहता है, जो बहुत ही पतली पतली नस होती है, बहुत ज़्यादा पतली, उसको क्या बोला जाता है, कैपिलरी बोला जाता है। अब इसी कैपिलरी, ये कैपिलरी बोल सकते हो एक एंड पार्ट है किसका, हमारे बॉडी का, मतलब वहाँ पे ब्लड रुक के ना वापस रिटर्न जाता है। अब कैसे जाता है मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो कैपिलरी है, ये सबसे छोटी नस जो रहती है ना हमारे बॉडी, वो कैपिलरी होती है। अब देखो, यहाँ से आपको दिमाग में ये रखना है कि जो विन रहता है, वी रहता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखेगा। मैंने क्या बोला, इसको दिमाग में रखना। अभी कोई दिमाग में चोचला मत पालो ऑक्सीजनेटेड, मैं जितना बोल रहा हूँ उतने आपको समझना है कि जो ये आपका विन्स है, विन, चलो इसको अलग रंग से रंग देता हूँ। ये जो विन है, याद रखना कि जो विन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखेगा। किसको रखेगा? ब्लड को रखेगा। और जो आर्टरी लिखा हूँ मैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखेगा। किसको रखेगा? ब्लड को। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। तो जो विन रहता है उसमें सबसे छोटा जो रहता है वो क्या रहता है? विनलेट। अब ये विनलेट आपको देखना है कहाँ पे? आपके मेरे आँख के यहाँ पर ऊपर में देखना नस, आपने मिरर में जाना, कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, नहीं पता मुझे। तो इस अपने आँख के ऊपर में जो सबसे पतली पतली नस होती है उसको बोला जाता है क्या? विनलेट। फिर उससे बड़ा होता है क्या? विंस, जो आपके हाथ में होगा, ये क्या है? विन। क्या है ये? पूरा विन है, पूरा आपको विन दिख रहा होगा। उसके बाद जो एक हार्ट से जुड़ा होता है, उससे बहुत मोटा रहता है, एकदम पाइप टाइप का, उसको बोला जाता है वेना कावा। और वैसे ही सबसे बड़ा जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो पाइप है वो क्या है? आपका एरोटा, जो पूरे हार्ट से जुड़ा रहता है। फिर आता है आर्टरी। देखो, आर्टरी आपको यहाँ पर मिलेगा, ये आपका आर्टरी है, यहाँ पर आपको आर्टरी मिलेगा, यहाँ पे भी आर्टरी मिलेगा। और ये जो एट्रियोल रहता है, ये सबसे बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, ये आपको किडनी में पढ़ना है, जिसमें आपको एफरेंट एट्रियोल के बारे में बताऊंगा। तो एट्रियोल जो है आपको किडनी में मिलेगा, बहुत ये भी पतला रहता है। मतलब बोल सकते हो कि ये दोनों जो है ना सिमिलर रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से। लेकिन अगर कंपैरिजन देखें तो इनकी अपेक्षा जो आपका ये रहता है वो बड़ा रहता है, ये जो पाइप रहता है वो बड़ा रहता है, क्योंकि भाई ऑक्सीजनेट, हमारे बॉडी को क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा चाहिए तो उसे ज़्यादा प्रेशर से डालना पड़ेगा, इसलिए उसमें मोटे मोटे पाइप रहते हैं, जिस कारण से ये जो है आपका सिस्टम रहता है। अब मैं नर्व के बारे में बता ही रहा हूँ तो आपको ज़रा एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो, जो वेन रहता है ना, वेन का जो वॉल रहता है वो थिन रहता है, जिस कारण से इसमें एरिया ज़्यादा मिलता है। क्या मिलता है? एरिया ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं, आर्टरी रहता है, आर्टरी का जो वॉल रहता है मोटा रहता है। क्या रहता है? मोटा रहता है। आर्टरी का वॉल जो है मोटा रहता है, जिस कारण से इसमें एरिया, विन में एरिया तो ज़्यादा रहता है, लेकिन जो विन रहता है, जो आपका आर्टरी रहता है, इसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है। यानी आपको पूछेगा कि ज़्यादा प्रेशर से कौन जाता है, तो ये जाता है।
और इसी में आता है क्या, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। क्या आता है, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, जिसको हम लोग बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। बस बोल रहा हूँ, उसको आप लिखो, सब समझ आएगा। सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। देखो सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक क्या है, तो इसमें होता है क्या है आपका, जो सिस्टोलिक है वो क्या क्या दर्शाता है, जाने का प्रेशर, यानी ब्लड से कितने जोर से गया है, तो ब्लड से स्पीड में जाता है और रिटर्न के समय में कम हो जाता है, यानी 120/80। तो देखना जब भी बीपी मशीन में आपके ऊपर में क्या रखा रहता है, सिस्टोलिक, यानी 120 देखोगे, 120, 140, 150 जाता है तो ओ हमरा तो बीपी बढ़ गया रे, बीपी की गोली खाना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो 100 क्या बोलते हैं, 20 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बीपी हाई बोलते हैं। और डायस्टोलिक जो आपका 80 है वो भी 80 से ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण बीपी हाई हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये 120 जो 110, 100 में आ जाता है, चक्कर में है दादा हूँ, चक्कर मारा भाई, बीपी लो हो गई लू, यहाँ पे फिर डायस्टोलिक भी कम हो जाएगा, सिस्टोलिक भी कम, तो आपका बीपी लो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या है, विन के बारे में। अब हम लोग भाई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है क्या आपका हार्ट, इसके बारे में समझते हैं। और चलो उसको आप नोट करना, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, जैसे बोलूँगा वैसे करते जाना, सब चीज़ें समझ आती लगी। इस तरीके से क्या दिखता है आपका हार्ट, ये कुछ इस प्रकार का सबसे सिंपल डायग्राम है किसका, हार्ट का। आप इसे कॉपी में बना लेना, अच्छे से बनाना थोड़ा, क्योंकि ये बोर्ड है इसलिए अच्छे से बन नहीं रहा है, ठीक है ना। अब ये जो मैकेनिज्म आपको दिख रहा है, इसमें होगा ये कि ये अभी हम लोग क्या मार रहे हैं, ये होगा आपका राइट साइड। कौन सा साइड होगा, ये राइट साइड, ये याद रखना भाई, ये राइट साइड है। और ये क्या है, लेफ्ट साइड। तो हमेशा याद रखना कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ होगा, हमेशा राइट साइड में होगा, ठीक है। तो मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं रेड कलर से दिखाता हूँ, इससे रेड कलर से। अब देखो, अब जो लंग से एल्वियोलाई से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, तो वो आ रहा है वेना कावा के थ्रू। इसके थ्रू आ रहा है वेना कावा। वेना कावा समझ आ रहा है, हाँ। विन का सबसे बड़ा रूप क्या होता है आपका, वेना कावा। क्या होगा, वेना कावा। अब ये जो वेना कावा है, इससे क्या जा रहा है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, यहाँ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब खोजता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ जाना है, दिखता है नीचे जगह है, हाँ ये वाले, इसको क्या बोला जाता है, वॉल्व। देखो वॉल्व उस जगह को बोला जाता है फाटक को, जो क्या करता है, खोलता है। जैसे ब्रिज रहता है वहाँ पे फाटक रहता है ना पानी को जाने के लिए, वैसे ये क्या है, फाटक है। ये वाला जो फाटक है इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है आपका बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व है इसका नाम। और ये वाले का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ठीक है। वॉल्व आप लिख लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइकस्पिड वॉल्व, ये हो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व से ये जाता है कहाँ पर, यहाँ। अब खोजता है कोनो नहीं दिखत रे, दरवाजा बंद हो गए, ये देखता है हाँ यहाँ पे जगह मिल जाए। अब इसमें भी ना जगह जगह वॉल्व लगे रहते हैं ना, तो ये जब अंदर घुसता है तो वापस आने की कोशिश करता है, देखता है फाटक बंद हो जी तो बाहर, तो ये कहाँ चले जाता है, इधर से बाहर निकल जाता है। और ये जिस पाइप से बाहर जाता है इसका नाम है क्या, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है, पल्मोनरी, सॉरी पल्मोनरी वीन हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। अब उसके बाद ये जो पल्मोनरी आर्टरी रहता है वो कहाँ जाता है, लंग। अब लंग से क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लंग से वो कहाँ आता है, एरोटा में। कहाँ आता है, एरोटा में, सॉरी हाँ, लंग से वो कहाँ जाता है आपका पल्मोनरी वीन में जाता है। कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी वीन में, सॉरी ये जाता है कहाँ पे, पल्मोनरी वीन में। ये आपका क्या है भाई, पल्मोनरी वीन है, पल्मोनरी वीन है, ठीक है। तो ये फिर यहाँ से देखता है, फिर यहाँ पे फाटक मिलता है, इसको फाटक से वापस घुस जाता है, यहाँ से फिर ये एरोटा के रास्ते हमारे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। कहाँ पे, बॉडी में, ठीक है। ये जा रहा है कहाँ पर, लंग में, और वो जा रहा है बॉडी में। यानी कि आपको एक मैकेनिज्म दिख रहा होगा जी, लंग, LUN, लंग। आपको एक मैकेनिज्म नहीं दिख रहा है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो बॉडी में फिर ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझिए होता क्या है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो घुसता है कहाँ पे, पहले वेना कावा पे। वेना कावा से जाएगा कहाँ पे, इस चेम्बर में। देखो जो हमारा हार्ट रहता है वो 4 चेम्बर में डिवाइड रहता है। कैसे, तो ये जो फाटक है ना, इसे 4 चेम्बरों में डिवाइड करता है। एक ऊपर वाला, नीचे, ऊपर वाला राइट एट्रियम, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो जो भुक भुक होता है ना, वो कौन करता है, एट्रियम करता है, सॉरी वेंट्रिकल करता है।
और जो स्टोर करने का काम करता है ब्लड को कौन, तो उसको करता है कौन, एट्रियम। तो एट्रियम स्टोर करेगा, वेंट्रिकल भुक भुक करेगा, जिससे क्या होगा, ये पंप होगा। तो अब जरा हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, एट्रियम, इसको बोला जाता है, इसको ऑरिकल भी बोलते हैं ना भाई, ऑरिकल, शायद आपके बुक में ऑरिकल लिखा हुआ है, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। अब भाई आप खुद सोच के देखो, ये राइट वाला है इसलिए इसको राइट ऑरिकल, ये राइट वाला इसलिए इसको राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वाला इसलिए इसको लेफ्ट ऑरिकल, और ये जो लेफ्ट है वेंट्रिकल है इसलिए इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, लेफ्ट में है इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब मैं आपको कुछ प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना। अगर आपको ये पूरा स्ट्रक्चर अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो इस बात से आपको समझ आएगा। देखो, डीऑक्सीजनेटेड हमारे बॉडी से सबसे पहले आता है वेना कावा में, वेना कावा के थ्रू कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल, कहाँ पे जाता है, राइट ऑरिकल। फिर किस वॉल के थ्रू जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू जाता है, ठीक है, सॉरी बाइकस्पिड वॉल के थ्रू जाता है। कहाँ पर, वेंट्रिकल में। कौन से वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। मतलब प्रोसेस समझो, पहले जाएगा वेना कावा, फिर वेना कावा, राइट ऑरिकल, बाइकस्पिड वॉल, राइट वेंट्रिकल। उसके बाद जाएगा कहाँ पे, पल्मोनरी वीन। कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन से लंग में जाएगा, लंग में आने के बाद कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग में, लंग में उसके बाद आएगा पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन से कहाँ जाएगा वो, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल्स के बाद कहाँ जाएगा वो, ट्राइकस्पिड वॉल। उसके बाद जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जाएगा कहाँ पे, अरोटा। अरोटा के बाद कहाँ चले जाएगा, बॉडी में। तो इस प्रोसेस को आपको याद रखना है भाई, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि ये पेपर में एग्जाम में आता तो है, 2010 में आया था शायद ये। अब उसके बाद से तो दे नहीं रहे, क्योंकि जानते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले लोग का, लड़का लोग का क्या हाल है, क्योंकि हार्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। इसे समझने के लिए आप वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। बस बेसिक फंडा ये है, राइट से जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट से आएगा क्या बोलते हैं आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़े होशियार बच्चे लोग के दिमाग में कुछ खटका होगा। क्या खटका होगा, सर जी उतने टाइम तो बताए थे कि आर्टरी में जाएगा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वीन में क्या जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप बोल रहे हो कि पल्मोनरी आर्टरी में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, और पल्मोनरी वीन में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। आया ना दिमाग में, आया ना। ये है क्या, एक्सेप्शन। क्या है, एक्सेप्शन। तो आपने कॉपी में यहाँ पर नोट का पॉइंट डालो और एक्सेप्शन करके लिखो, इन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो, एंड इन पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। जो एक्सेप्शन देखो हर चीज़ में होता है भाई, तो बॉडी में भी एक एक्सेप्शन है। अब आप खुद समझो कि कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब तक आपके हार्ट में नहीं जाएगा। अब देखो, ब्लड को पंप करने के लिए आप विन लगा दोगे तो विन क्या ही इज्जत रह जाएगी। देखो, इसको विन जो रहता है बहुत पतला रहता है, अगर वो हार्ट में जाएगा तो हो सकता है कि उसका वॉल्व फट जाए, इसलिए उसमें क्या लगे रहता है, आर्टरी। इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से चले गया, पल्मोनरी आर्टरी में, और ये आ गया पल्मोनरी विन। अच्छा बोलोगे सर जी ऑक्सीजनेटेड क्यों विन से आया, तो बाबू ये भी तो समझो ना कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आएगा हौले हौले आएगा, और यहाँ पे एक ही बार में फचाक से मारेगा, पूरा ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ब्लड होता है। अब जरा आप समझना कि जो आपको क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ देता है कि ऑरिकल का मेन काम क्या है, तो ऑरिकल का मेन काम है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। अगर पूछ दिया लेफ्ट और राइट तो फिर आप बता देना ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। अगर आपको नहीं बोला तो आप इतना बता देना कि जो ऑरिकल है वो ऑरिकल ब्लड को स्टोर करता है जो हार्ट में एंटर होता है, और वेंट्रिकल क्या करता है, उसी ब्लड को पंप करता है। कहाँ पर, चाहे वो बॉडी हो चाहे लंग में, तो आप वो पंप करता है, इसको आप बता देंगे। तो देखो हमारा जो ब्लड रहता है ना, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने बार, 72 बार धड़कता है। और ये जो 72 बार धड़कता है, और ये दिन भर में ना कितना, तो 5.5 लीटर क्या करता है, पूरे ब्लड को पंप करता है। और एक बार में कितना करता है, तो 72 ग्राम को एक बार में पंप करता है। तो इतना आपको नॉलेज पता नहीं चाहिए, खैर ये बेसिक नॉलेज है, पहले मैं आपको बता दिया था। सबसे पहली बार जो हार्ट ट्रांसप्लांट का काम किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ये आपको आप लिख सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट तो उतना नहीं है जितना ये आपका डायग्राम है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये आपका हार्ट है और हार्ट खत्म होता है। इसके बाद इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है क्या, आपका ब्लड। तो चलो देखते हैं क्या ब्लड है, क्या आपका ब्लड। देखो यहाँ पे आपके पीछे कुछ लिखा हुआ है ब्लड के बारे में। देखो मैं आप सबको जानकारी बता दूंगा कि यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो 2024 का सेट है उसमें क्वेश्चन आया था आपके, सेट शायद ए और सी दोनों में से कोई एक था,
उस सेट पे क्वेश्चन था कि भाई मतलब वो तो थोड़े पार्ट में था, वो 6 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन में आया था। तो उसमें एक क्वेश्चन भी था किसके बारे में, ब्लड के बारे में। तो उसमें लिखा ये था कि भाई ब्लड को डिराइव करो कि ब्लड क्या होता है, और फिर उसमें बोला गया था कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो आपको कुछ उस आंसर को जिसने भी इस फॉर्मेट में लिखा होगा उसको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट एकदम करेक्ट फॉर्मेट है। और मैं बता सकता हूँ कि आपको ये ब्लड का जो डेफिनेशन है वो कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप गूगल कर लो चाहे कहीं, क्योंकि इसको मैंने अपने से ओरिजिनेट किया है बाय माई नॉलेज। ओके, तो चलो देखते हैं क्या ब्लड के बारे में। देखो ब्लड के बारे में कुछ आप लिखा हुआ पढ़ लो। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड अ कोलाइडल सॉल्यूशन विच कंटेन्स प्लाज्मा एंड कार्पसल्स, जिसमें कार्पसल्स का हमने नाम लिख दिया, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स के बारे में आप सबको पता है। जनरल फैक्ट होता है ये कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या होते हैं, तो रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, और क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। और जो ये जो कंपोनेंट्स है वो किस पर फ्लो करते हैं, वो करते हैं प्लाज्मा के रूप में। ठीक है, तो ये आपका ब्लड का, तो इसे आप लिख लीजिए। अब हम लोग जरा इसके स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं कि आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का क्या क्या काम है हमारे बॉडी में। बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है आपके ब्लड के बारे में। यहाँ इस स्लाइड को पढ़ने के बाद आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, पहले 3 कंपोनेंट्स, उसके बाद हम लोग प्लाज्मा को अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि प्लाज्मा में आपको प्रोटीन वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। ये सब नॉलेज आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये नॉलेज आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा फर्ज है बताना, भाई आपका काम है पढ़ना, तो पढ़ो चुपचाप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले मैंने लिखा है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। देखो मेरी मानते हो तो मुंह पे आपको याद होना चाहिए क्या, कि रेड ब्लड सेल क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल होता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट होता है थ्रोम्बोसाइट। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप इसे तुरंत याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में ना दिए रहेगा, ऑप्शन में तीनों दिए रहता है, और पूछ देगा कि आरबीसीएस का ऑफिशियल नाम क्या है, तो आप फिर फंस जाओगे। इससे अच्छा है आपको याद रखो, और पेपर एग्जामिनर को भी दिखाना भाई, अगर आपको याद है ये और पेपर में आप जा रहे हो, बैठे हो, और अगर क्वेश्चन आता है ब्लड का, तो आप ये जरूर लिखेंगे ताकि जो सामने वाला समझे। ठीक है, अगर आप एरिथ्रोसाइट लिखेंगे और साइड में ब्रैकेट डाल के आरबीसीएस लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अब जरा समझते हैं इसके बारे में। देखो आप सबको पता है जो आरबीसीएस रहता है उसी को हम लोग ब्लड सेल बोलते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो मैंने लिखा पहले में कि इसमें एक रेड कलर पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। पूछेगा कि ब्लड का जो कलर है वो रेड क्यों होता है, तो वो होता है उसमें प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के कारण। और आप सबको पता है, हमने अभी लंग्स पढ़ा है, तो उसमें आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है। क्या बनाता है वो आप कमेंट में मारेंगे। अरे मैं देखता हूँ यार, मैं आपको जो होमवर्क देता हूँ उसे आप कमेंट में मारते नहीं हूँ। मानता हूँ भाई, ठीक है आप अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहे हो, मतलब थैंक यू सर, ये सब डाल रहे हो, लेकिन जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको आपको करना है भाई। मुझे पता कैसे चलेगा कि जो बच्चे यहाँ पर देख रहा है पूरा वीडियो, उसका दिमाग क्रिस्टल क्लियर हुए कि नहीं। तो मैं जो चीज़ आपको बोल रहा हूँ उसको आपको क्या करना है, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना, सट सट उसको करो। मैं बोल रहा हूँ यार, जो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, आपको कभी भी नंबर आपका नहीं कटेगा, मेरी गारंटी, लिख के ले लो आप। लेकिन जो आदमी होमवर्क नहीं करता है फिर उसको मैं क्या ही बोलूँ। तो आपका होमवर्क ये है कि आप हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को जोड़कर बताना कि क्या बनता है, और कार्बन के साथ भी। ठीक है, ये एनर्जी लेवल को रेगुलेट करता है। तो जिसमें जैसे कि आप सबको पता है, जो मेल रहता है, मेल में करीब 17 से 18 ग्राम खून होना चाहिए, और जो फीमेल है उसमें 13 से 14 ग्राम खून होना चाहिए, मतलब आरबीसीएस होना चाहिए। उससे क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है। देखो ये ब्लड ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा एनर्जी आ गया, आप उसे लॉस नहीं करो, इसका मतलब ये आपको फिर ज़्यादा ब्लड होने की भी बीमारी हो सकती है, मतलब बीमारी होती है। ठीक है ना, तो आप वो एक लेवल में रहना चाहिए। और ऐसा है कि आप ब्लड डोनेट भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब हर 4 महीने में बनता जाता है। तो मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिखा ही नहीं कि ये जो है हर 120 दिन में क्या बनता है और ख़त्म हो जाता है। मतलब जो भी एक ब्लड सेल है वो हर 120 दिन में बनता है और ख़त्म हो जाता है। मतलब आपका ये जो ब्लड अभी मेरे शरीर में है ना, वो 4 महीने चलेगा, फिर 4 महीने के बाद नया ब्लड आ जाएगा। एक साथ नहीं, मतलब एक एक करके मरते जाता है और फिर वो बन जाता है। तो 120 दिन में बनता है और ख़त्म हो जाता है। एनर्जी को रेगुलेट करता है। देखो आरबीसीएस में मेन प्रॉब्लम ये है, इसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। अब जिसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, फिर उसे वो किसी चीज़ को रेगुलेट नहीं कर पाता, इसलिए उसमें क्या नहीं पाया जाता, उसमें आपका ल्यूकोसाइड भी पाया नहीं जाता, जिसके कारण ये मरता नहीं है। और मर गया है मतलब मर जाता है ब्लड में और तैरते रहता है। तो ये दफनाएंगे कहाँ इसको, तो इसको दफनाने की जगह को बोलते हैं क्या, एस्पिलिन। ये हमारे किडनी के जस्ट ऊपर में रहता है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड के पास में। तो एस्पिलिन, द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीएस इज कॉल्ड एस्पिलिन। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई आपके राइट रॉन्ग में आता है, मतलब राइट रॉन्ग बोलते हैं, टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स वगैरह में आता है। धन ले पूछ एस्पिलिन कौन सी है, फड़फड़ा रहे पढ़े ही नहीं है, तो आपको उसको देख के चलना है। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से क्या फैलेगा, एनीमिया फैलता है।
इसकी डिफिशियंसी से एनीमिया हो जाता है। फिर आते हैं ल्यूकोसाइट पर। ल्यूकोसाइट क्या है आपका WBCS वाइट ब्लड सेल है, ये आपका इम्यून सिस्टम बचा कर रखेगा। देखो ये इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं 3, जिस एक का नाम है क्या लिम्फोसाइट, दूसरे का नाम है आपका एंटीबॉडी, तीसरे का नाम है मोनोसाइट। देखो एंटीबॉडी सबको पता होगा कि आपने सुना होगा एंटीबॉडी हमारे क्या करता है, हमारे शरीर को जर्म्स वगैरह से क्या करता है, बचा कर रखता है। और आपने पता होगा लिम्फोसाइट इज द आर्मी कमांडर, चीफ कमांडर। बोला ये हेड है, ये बोला एंटीबॉडी को जा तो रे चोटा देख क्या कौन लड़ाई हो गया है, मामला हो गया, मारो। एंटीबॉडी जाता है धंधना के एकदम आर्मी फोर्स ना ब्लैक कमांडो एकदम वायरस को देखते रहता है 2-3 दिन तक देखता है। ये छोटा हमारे प्रजाति का तो नहीं लगता है, देखता है मारता है धंधना के धर 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 धर, फिर आपको बुखार पकड़ लेता है। रेड अलर्ट है वो, उन लोग का सायरन बजता है रेड अलर्ट। आपको बुखार पकड़ गया मतलब वो रेड अलर्ट चला रहा है, भाई आपको बीमारी है, आप थोड़ा सा रेस्ट करो, हम लोग को थोड़ा अपना काम करने दो, खुफिया एजेंसी वाले हैं हम लोग। ऐसा करके जाता है कौन, एंटीबॉडी पकड़ता है, गोली मारता है, ठा ठा ठा, आपका शरीर गर्म हो रहा है, फड़फड़ा रहा है, ORS की बॉटल चढ़ा दो रे भाई, सेलाइन वाटर। तो ये सब होते रहता है, ठीक है। तो बॉडी भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब आपके शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो एकदम है पुलिस तैनात, देगा भन भन 2-3 दिन तक देखिए। तो ये एंटीबॉडी। अब जो आदमी लोग जो लाश है, लाश को दफनाना भी चाहिए, कोई खाता है तो ये बोलते हैं मोनोसाइट। यार हम बैठे हैं ना, हम तो खाएंगे एकदम दबा। यही वही बराती हैं जो लोग बिन निमंत्रित के जाते हैं, पूरा ना जितना भी जो मरे रहता है, जो लाश रहते हैं वायरस वगैरह का, उसको ये खाते हैं। और एंटीबॉडी जो है अपना काम करता है सोल्जर की तरह। और लिम्फोसाइट उनका कमांडर है, अगर ज़रूरत पड़ा तो हम आएंगे, टेंशन मत लो, खड़े हैं अभी हम जिंदा है बोलता है, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, इम्यून पावर इसी पर डिपेंड रहता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो आपको इम्यून पावर पूरा कमजोर हो जाएगा। मतलब आपके अंदर अगर मान लो आपको सर्दी है, अब सर्दी बहुत दिन हो गया अपने से ठीक नहीं हो रहा है, मतलब आपका इम्यून पावर कहीं ना कहीं कम है। ये गाँव वाले लोगों के में ज़्यादा रहता है, शहरिया लोग को थोड़ा टेंशन वाली बात है, समझ रहे हो ना, शहरिया लोग को। हम गाँव लोग वाले को कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं थ्रोम्बोसाइट पर। देखो थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, आप सबको पता है ये ब्लड क्लॉटिंग में ही हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, तो जो आपने देखा होगा आपके पास कई बार लग जाता होगा, हाँ, और उसमें जो एक पेपड़ी टाइप का जम जाता होगा काला बचपन में से, तो उसको पूरा खन खन के निकाल देते थे, एकदम खून निकलता जाता, फिर जमता था, फिर निकाल देते थे। छोटा दिमाग, मैं तो उसको खोल खोल के देखते थे हम लोग, यार खचराई करते थे, यार देख तो रे ठीक होगी कि नहीं फिर चिपका दे। बहुत खचराई किया भाई बचपन में, ठीक है ना। तो ये ब्लड क्लॉटिंग है, डिफिशियंसी से इसका ब्लड लॉस हो जाता है, आपके शरीर में पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा। अभी जरा समझो कि ये 120 दिन में बंद होता है, वैसे ही ये जो है ये करीब 7 से 8 दिन में नया बनता है, और ये 4 से 5 दिन में, हर 4 से 5 दिन में बनते जाता है, सब होते जाता है, ठीक है। तो इतना नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट आपके 10th लेवल के लिए। फिर 11th में जाओगे तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्या हमारा प्लाज्मा, इसको जरा आप नोट कर लीजिए। आपके पीछे लिखा है क्या, प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा क्या होता है, बेसिकली ना प्लाज्मा ही फ्लूइड होता है हमारे ब्लड में। देखो हमारे ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब किस पर फ्लोट करते हैं, तो वो प्लाज्मा पर ही फ्लोट करते हैं। और जो हमारा ब्लड है वो फ्लूइड के रूप में हमें क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है। अब आप सबको पता होगा, देखो प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड का, पूरे ब्लड का 60% पार्ट होता है। कितना परसेंट, 60%। हमारे पूरे ब्लड का 60% पार्ट ये होता है, और बाकी जो 40% है वही RBCS WBCS वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा है ना, इसमें 90% वाटर है और 10% इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आपका प्रोटीन भी आता है। देखो तो जो प्रोटीन है ना, इसमें 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, आपका ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक का नाम है प्रोथ्रम्बिन और एक का नाम है फाइब्रिनोजन। इन दोनों का काम किस में आता है, तो ये दोनों किस में काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग पर काम करते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप है, तो उसको मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकता क्योंकि ये 10th लेवल का है, तो अगर आपको जानना होगा तो बता देना, ठीक है। तो ये फाइब्रिनोजन है और ये क्या बोलते हैं, प्रोथ्रम्बिन है। और यही जो है दोनों 2 कलर येलो कलर के रहते हैं, जिस कारण से हमारे जो अब देखो एक होता है क्या, प्लाज्मा थेरेपी। देखो प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है, अगर आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया तो होगा ये कि आपके प्लाज्मा का सैंपल लिया जाएगा, और उस प्लाज्मा के सैंपल, जैसे आपका इम्यून सिस्टम तेज है, दूसरे का कमज़ोर है, तो होगा ये कि उसके अंदर में जो प्लाज्मा है उसमें अगर आप अपने प्लाज्मा को डाल देते हो, क्योंकि RBCS से होता है ना, जो भी होता है एंटीबॉडी से खचर पचर, तो प्लाज्मा चाहिए उसको। तो अगर आप उसमें अपने ब्लड को जो है प्लाज्मा दे दो, फिर उसका जो इम्यून सिस्टम है ठीक हो जाएगा, तो उसको प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। तो जब आप प्लाज्मा को देखोगे ना, अगर आप यूट्यूब में सर्च मार के देखना प्लाज्मा का कलर क्या होता है, तो प्लाज्मा का कलर आपको येलोइश दिखेगा। क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा खत्म होता है क्या, ब्लड। अब इसके बाद आपका ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक बचता है जो है क्या, लिम्फ। चलो देखते हैं लिम्फ। देखो अक्सर ना बच्चे लोगों को क्या मेरे को खुद को क्या था डाउट लिम्फ में। देखो लिम्फ जो है ना, मेरे को बचपन में कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि सर लोग को भी पूछता था 10 बार, बताते नहीं थे ढंग से, लेकिन फिर
मैंने समझा, जब मैं पढ़ाऊंगा वही तो अच्छे से बताऊंगा। देखो लिम्फ क्या है, देखो जैसे आप समझो इस बात को कि हमारे बॉडी में जो मैकेनिज्म, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था वीडियो के कि हमारे बॉडी में जितने भी मैकेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड को ही रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे आपका जो हार्ट है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। आपका जो फेफड़ा है, फेफड़ा क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड रखता है। हम सांस लिए इसलिए लेते हैं। किडनी क्या करता है, आपके ब्लड को प्यूरीफाई करता है। डाइजेशन क्या करता है, हमारे लिए विटामिन बनाता है ताकि जो हमारा एनर्जी लेवल है, हमारा इम्यून सिस्टम यानी WBCS RBCS उन सबको अच्छी तरीके से रेगुलेट करे। मतलब यहाँ से आपको इतना समझ आइए कि हमारा जो सर्किट है ना, हमारे शरीर का सर्किट, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर, जो वोल्टेज और एम्पियर का जो करंट है, वो दोनों कौन है, तो वो हमारा ब्लड है। मतलब ब्लड से ही सब चीज़ होता है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि ब्लड ही सब चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर सकता। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर सारे काम को देखते हैं, सारे पोस्टिंग को रेगुलेट करते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ ऐसा भी समझो कि प्रेसिडेंट जो रहता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, फॉरेन रिलेशन, आर्मी को देखता है। तो वही जो प्रेसिडेंट का काम रहता है वो कौन करता है, लिम्फ। देखो लिम्फ का मेन काम क्या है, लिम्फ का मेन काम ये है कि जो हमारे मसल्स में, देखो हमारा जो ब्लड है वो तो वेसल्स में रहेगा, तो उसको तो अपने काम से काम रखना है, अपने पाथवे पे जाना है। लेकिन जो हमारा मसल्स का क्या, जो हमारे मसल्स में सेल हैं, जो हमारे बोन्स है, बोन्स में जो गार्बेज मटेरियल होगा उसे कौन प्यूरीफाई करेगा, उसे कौन रेगुलेट करेगा, तो उसी के लिए भगवान ने एक नया मैकेनिज्म लाया जो है क्या, लिम्फ। लिम्फ क्या करता है ना, जो हमारे मसल्स रहते हैं, बोन्स रहते हैं, उन सब से अटैच्ड रहता है और अटैच्ड रहकर ये झाँक कर देखता है, देख तो कोनो सेल खराब तो नहीं हो गए, उनमें कुछ कमी है, उनमें कुछ प्लाज्मा कमी है, उसमें कुछ और कमी है, उसमें कुछ और कमी, वो कमी देखते रहता है और कमी देखकर फिर एक मुआवजा लेता है। हाँ चलो, इसमें इन सब में एक चीज़ का कमी दिख रहा है, पानी का, पानी पिया इसको, फिर आपको प्यास लगना चालू हो जाएगा, पानी प्यास लगा, अरे भाई एकदम पानी प्यास लग रहा है, पानी पीना पड़ेगा। तो वो कौन बताता है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन बताता है, लिम्फ बताता है, जो आपके मसल्स में है, जो हर एक सेल पर ताका झाकी करके रखा हुआ है। हर एक जो वेसल्स है ना, उसके राइट साइड में पूरा क्या रहता है, आपका पूरा मैकेनिज्म है किसका, लिम्फ का। तो लिम्फ क्या है, एक बेसिकली आप लिखना चाहो तो लिखो, लिम्फ इज अ वाइट कलर्ड सेल पिगमेंट which is present in our body and attached at all points of muscles to regulate the cell energy, टू रेगुलेट द सेल एनर्जी। मतलब सेल एनर्जी को जो रेगुलेट करता है वो कौन है, तो आपका लिम्फ है। तो इस तरीके से भाई ये आपका इस वीडियो का पूरा पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में ये आप चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट वीडियो में हमको किडनी देखना है, एक्सक्रीशन सिस्टम, और फिर उस प्लांट में कैसे एक्सक्रीशन सिस्टम होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ भाई कि जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसको जेन्युइनली करो, वरना आप लोग फिर फंस जाओगे। क्योंकि जो स्टूडेंट अगर प्रॉपर वे में काम कर रहा है तो उसको सक्सेस हमेशा मिलता ही है, क्योंकि डिसिप्लिन ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए मैं जो होमवर्क देते जा रहा हूँ उसको करो, जो चीज़ बोल रहा हूँ लिखो, जो बनवा रहा हूँ नोट्स उसको लिखो, तब जाके कुछ मिलेगा। बोलोगे सर जी कुछ कमाना धमाना भी नहीं, हमको नंबर चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो करो, जो मैं लिखा रहा हूँ चुपचाप करो, चुपचाप रिविजन करो, बस इनफ है, दिस इट इज़ इनफ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 घंटा पढ़ो, ये करो वो करो। अगर आप दिन में 2 घंटा भी ढंग से पढ़ रहे हो, आराम से बता रहा हूँ, आपका नंबर 95 से नीचे कौन लाता है, मेरी गारंटी लेके देख लो, उससे ज़्यादा ही आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा, मेरी गारंटी है। तो आपको बस डिसिप्लिन मैनर में बताना है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।